जय हिंद स्टूडेंट्स। टॉपर ट्राई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक शुरू किया था और इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में सबसे पहले हमने जाना था लैंग्वेज क्या है, उसके बाद हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा है, फ्रेज क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने टाइप्स की होती है। तो आइए आज के जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर है इसके अंदर बात करेंगे, हम बात करेंगे क्लोज की। हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? क्लोज का। अब क्लोज होती क्या है, हम थोड़ा सा जो पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा है तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो आइए ध्यान से सुनिए। हमने ये पढ़ा था कि जब हमने एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ हमने जोड़ दिया, जब हमने एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ दिया और इनमें हम क्या लेके आ गए? अरेंजमेंट लेके आ गए। क्या लेके आ गए? अरेंजमेंट लेके आ गए। तब हमारे सामने कितनी चीज बनी थी? तीन। पहली चीज हमें कौन सी बनाई है? फ्रेज। कौन सी बनी है? फ्रेज। दूसरी हमारे सामने कौन सी क्या चीज बनेगी? क्लोज। और तीसरा हमारा क्या बनता है? सेंटेंस। ये चीज हमने बात कर ली थी। जब हमने बात की वर्ड प्लस वर्ड की अगर अरेंजमेंट हो जाती तो अपने आप में फ्रेज बनती है, क्लोज बनती है, सेंटेंस बनता है। कैसे? ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें कि फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस में फर्क क्या होगा, तो तीनों में फर्क ये है, डिफरेंस ये है कि तीनों में सेम तो है, वर्ड से वर्ड जुड़ेगा सभी में, लेकिन फर्क ये होगा कि जो फ्रेज हमने पढ़ा था इसके अंदर ना तो कोई सब्जेक्ट होता और ना कोई क्या नहीं होता? वर्ब होती। ना तो कोई सब्जेक्ट होता, ना क्या नहीं होती? वर्ब नहीं होती। ये काम जरूर कर सकते हैं एज ए वर्ब या एज ए सब्जेक्ट की जगह, एज ए ऑब्जेक्ट की जगह, ये काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन इन खुद जो ग्रुप होगा उसके अंदर ना तो कोई सब्जेक्ट होगा ना कोई वर्ब होगी। दूसरी बात, अगर हम क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज के अंदर क्या होगा बेटा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा और साथ में इसके अंदर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट भी होगा और क्या होगी? वर्ब भी होगी। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है तो अपने आप में फ्रेज, अगर सब्जेक्ट या वर्ब आ गई तो वो क्या बन जाता है? क्लोज बन जाता है। सेंटेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे कि सेंटेंस अपने आप में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और क्या होता है? वर्ब भी होता है। अभी हमने दोनों में डिफरेंस, दोनों अब तक हमारे सामने क्लोज और क्या है? सेंटेंस, दोनों के दोनों लगभग सेम आए। आगे और इन दोनों के अंदर भी हम डिफरेंस जानेंगे। तो आइए सबसे पहले एक बात करें कि जो हमने आज तक जो पढ़ा है सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे सामने, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है, अगर बात करें सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले बात करेंगे सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। आप सभी को पता है कि जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं? दो, पार्ट 1 और पार्ट 2। फर्स्ट कौन सा होता है? सब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है? प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमने उसके सब्जेक्ट को निकाल दिया, जो हमारा पार्ट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या क्या चीज आ जाएगी? इसके अंदर वर्ब भी आ जाती है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, या ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो आप क्या बोल सकते हैं? वो क्या आ सकता है? मॉडिफायर भी आ सकता है। ये हमने सब्जेक्ट के पार्ट की बात करती है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम सबको पता है, सिंपल जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, स्टार्टिंग में क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा क्या आता है? वर्ब। अब वर्ब हमारे दो तरह की हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी और अपनी मेन वर्ब भी, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें क्या दिया मिलेगा? मॉडिफायर दिया मिलेगा। क्या दिया मिलेगा? मॉडिफायर। ये हमारा क्या बन जाता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो हमारे सामने जब भी वर्ब से लेके मॉडिफायर हो, ऑब्जेक्ट हो, अगर हम यहां तक की बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रेडिकेट। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। ठीक है। दूसरी बात है, हमारा दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? हमारे सामने सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या मिलेगी? वर्ब मिल सकती है। तब जाके हमारा फॉर्मेट कैसा बन सकता है? सेंटेंस का फॉर्मेट बन सकता है। अलग बात अगर बात करें कि हमारे सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ये हमारा क्या बन गया? थर्ड फॉर्मेट। अगर फोर्थ फॉर्मेट की बात करते हैं, हमारे सामने क्या आ जाता है? कई बार हमें क्या दिया मिलता है? बिना सब्जेक्ट को छुपा के, सब्जेक्ट को छुपा के सीधा वर्ब के साथ क्या जोड़ दिया जाता है?
ऑब्जेक्ट जोड़ दिया जाता है, और जो ये वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जोड़ दिया जाए तब ये क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। अगर फिफ्थ की बात करते हैं तो अकेली वर्ब भी हमारा क्या तैयार कर सकती है, सेंटेंस तैयार कर सकती है। तो जैसे हमने बेसिक से जानना है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट हो भी सकता नहीं भी, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो मॉडिफायर दिया जा सकता है। तो जो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर का जो मिक्सअप करके सब्जेक्ट को छोड़ के जो पार्ट बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। अब दूसरा स्ट्रक्चर हमने जाना कि हमारे सामने सब्जेक्ट होता है और क्या आ जाती है, वर्ब आ जाती है। थर्ड स्ट्रक्चर में हमने जाना है सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, और ये सब्जेक्ट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम डीपली पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके भी क्या बना लेती है, हमारा सेंटेंस बना लेती है, और अकेली वर्ब भी क्या बना लेगी, सेंटेंस बना लेगी। तो ये सारी चीजें मिलकर अपना क्या कर लेती है, सेंटेंस बना लेती है। जरूरी नहीं है किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, उसका मतलब ऑब्जेक्ट का होना भी क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब अब तक हमने जितने भी सेंटेंस के फॉर्मेट बताए सब में जरूरी क्या है, वर्ब का होना। किसका जरूरी है, वर्ब का होना। कि मतलब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वर्ब की। सब्जेक्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम थोड़ा सा और आगे इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो अब आप शुरू कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था फ्रेज के बारे में, और फ्रेज के तुरंत बाद जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा अगर उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब या फिर बोल सकते हैं प्रेडिकेट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज। तो आइए क्लोज की डेफिनेशन को हम तैयार करते हैं। तो क्लोज की डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, क्लोज क्या होता है, इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसका काम करता है, जो क्या करता है, वर्ड्स दैट कंटेन्स किस चीज को कंटेन रखता है। जैसे हमने पढ़ा था सब्जेक्ट को भी कंटेन कर सकता है और किसको, ऑब्जेक्ट को भी। ऑब्जेक्ट का मतलब है, या फिर आप प्रेडिकेट का भी बात कर सकते हैं। वो किसको कंटेन करेगा, कंटेन से सब्जेक्ट और ए प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसको कंटेन करता है, किसी सब्जेक्ट को, और प्रेडिकेट को कंटेन करता है। और कैसे काम कर सकता है, ये काम कर सकता है एंड फंक्शन। वो किसकी तरह काम कर सकता है, फुल सेंटेंस के रूप में काम कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट कंटेन ए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, आगे बोल देंगे एंड फंक्शन, और किसकी तरह काम करेगा, एज पार्ट और फुल ऑफ ए सेंटेंस। ध्यान से सुनना, अभी तक हमने पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमने सेंटेंस को बनाना है तो या तो उसका फुल पार्ट या उसका एक पार्ट, या तो फुल पूरा सेंटेंस या सेंटेंस का एक पार्ट, उसके अंदर वो काम करता है। क्या काम करता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स काम करते हैं। और इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा और क्या होगा, प्रेडिकेट भी होगा। तब जाके हम उस स्टेटमेंट को क्या बोल पाएंगे, क्या है, क्लोज है। तो आगे अगर बात करते हैं क्लोज के टाइप की, अगर बात करें क्लोज के टाइप की, तो हमारे सामने क्लोज कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। सबसे पहले बात करें क्लोज पहले कौन से टाइप की होती है, जिसको हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज, और दूसरा हमारा टाइप कौन सा हो जाता है, डिपेंडेंट क्लोज। अब नाम से ही थोड़ा हम आइडिया लगा पा रहे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। जैसे हमने क्लोज को बांटा है, डिपेंडेंट क्लोज में बांटा है और इंडिपेंडेंट क्लोज में बांटा है। तो आगे हम बात करेंगे जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं मेन क्लोज। इसको क्या नाम दे सकते हैं, मेन क्लोज, ठीक है। और जो अपना डिपेंडेंट क्लोज है इसको दूसरा नाम आप क्या दे सकते हैं, सुबॉर्डिनेट क्लोज। इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, सुबॉर्डिनेट क्लोज। अगर एक और नाम की बात करते हैं जो अपना इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, इसको हम एक नाम और दे सकते हैं जिसको क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल क्लोज। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो क्लोज है, क्लोज 2 तरह की होती है, डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, उसके नाम अलग अलग पड़े हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज को क्या कहा जाता है, मेन क्लोज कहा जाता है, या फिर जो मेन क्लोज को क्या कहा जाएगा,
प्रिंसिपल क्लोज कहा जाएगा। लेकिन हमारा जो दूसरे टाइप की क्लोज है जिसको हमने डिपेंडेंट क्लोज पढ़ा है, तो डिपेंडेंट क्लोज का दूसरा नाम क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। जैसे हमने इसके पार्ट पढ़े हैं। दूसरी बात हमने ये ध्यान रखना होगा कि हम सब ने एक पढ़ा है कि जो सेंटेंस के आगे, वैसे तो इसको पूरे अच्छे नॉलेज के साथ हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस के अंदर, लेकिन आज थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं सेंटेंस का। आपने सेंटेंस के अलग अलग टाइप से डिवाइड किया होगा सेंटेंस को, अकॉर्डिंग टू आवर यूज, जो अपनी नीड है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को आप अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आज अगर जितनी हमें जरूरत है तो आप बात करेंगे सेंटेंस को। हमने आप सबने पढ़ा होगा सेंटेंस का टाइप सिंपल सेंटेंस होता है। कौन सा? सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा टाइप आपका कौन सा होता है? कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा होता है? कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा कौन सा होता है जिसको हमने क्या बोला है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? मिक्स्ड सेंटेंस नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? मिक्स्ड सेंटेंस। तो ध्यान से सुनिएगा, अब तक की जो प्रीवियस नॉलेज के अंदर अगर बात करते तो आपने 3 टाइप के सेंटेंसेस पढ़े होंगे। जो पहला फॉर्मेट होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दूसरा नाम आप क्या दे सकते हैं? मिक्स्ड सेंटेंस। अब इनमें क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। सिंपल सेंटेंस ज्यादातर हम उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट हो प्लस एक क्या हो? मेन वर्ब हो। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये आपका सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है तो ध्यान से सुनना। आपने थोड़ी सी नॉलेज अगर बात करें तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जब हमने किसी भी 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना या किसी भी 2 चीजों को जोड़ना है तो उन जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन। हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था कि क्लोज हो जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम क्या होता है? रिलेट करना है, किसी भी चीज को जोड़ना, जिसको हमने जॉइनिंग वर्ड कहा था, वो हमने कंजंक्शन की बात की थी। कंपाउंड सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि 2 सिंपल सेंटेंस को, मतलब एक हमारे सामने सिंपल सेंटेंस हो गया, उसके साथ दूसरे सिंपल सेंटेंस के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। किसके साथ है? सिंपल सेंटेंस के साथ। सिंपल, जब हम एक सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से? अगर हम बात करते हैं कंजंक्शन की सहायता से। किसे? कंजंक्शन। बेटा आपने एक बात सुनी होगी, कंजंक्शन आपके 2 तरह के हैं, एक तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करते हैं तो हम कौन सी की बात करते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की। तो ये वाला जो कंजंक्शन है, ये वाला कंजंक्शन है, ये कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके कितने होते हैं? आप सबों ने सुना होगा कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, तो ये काउंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर लिस्ट बनाए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में लिस्ट बनाए, तो आपको ध्यान रखना होगा पहला कौन सा होता है? 4। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में पहला कौन सा? 4। 4 के बाद आपका क्या आ जाता है? एंड। कौन सा आ गया? एंड। ठीक है, 4 एंड। ठीक है, एंड के बाद अगर बात करें बट, कौन सा आ गया? बट। 3 तो हमारे ये हो गए। और की बात करते हैं, हमारे सामने नोर और सो, 3 ही हमारे हो गए। और आगे बात करें येट। ठीक है, ये इतना हमारा को क्या बन गया? ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे बच गए। तो अगर आपको ये ध्यान रखने, ये सारे के सारे जो आपको ध्यान रखने हैं, तो ध्यान रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आप क्या बोल दो इसको? फैन बॉयज। फैन बॉयज 3 और 4 7, जो ये आपके बचे जाते हैं 7, ये अपने क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। आप किस ट्रिक से याद कर सकते हो? फैन बॉयज की ट्रिक से आप याद कर सकते हो। फैन, एफ का मतलब, फैन में एफ का मतलब आपका क्या हो गया? 4, ए का मतलब है एंड, और उसके बाद एन का मतलब है नोर, बी का मतलब है बट, वाई का मतलब है येट, एस का मतलब हो गया सो। तो आप इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को। आपको ध्यान रखना है कि जब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का किसी भी 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम करते हैं तो वो कौन सा सेंटेंस बनता है? वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अगर आगे बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने बनाना है, तो मतलब जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना क्लोज, इस क्लोज के अंदर हम हर टाइप का जो कॉम्प्लेक्स या जिसको हमने मिक्स सेंटेंस बोला है, कॉम्प्लेक्स हो या मिक्स सेंटेंस हो, तो उसकी बात करेंगे। तो आगे हम बात करें कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिक्स सेंटेंस कैसे काम करता है, तो आपको ध्यान से सुनना होगा।
में एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं क्या, कि जब हम इंडिपेंडेंट क्लोज को, इसको एक इंडिपेंडेंट क्लोज, और इंडिपेंडेंट क्लोज को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम, मेन क्लोज, और मेन क्लोज को दूसरा नाम प्रिंसिपल क्लोज। तो आपको एक बात भी ध्यान रखनी होगी, अगर कहीं ना कहीं इन तीनों को हम नाम दे तो आप क्या नाम दे सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी नाम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि अपने आप में क्या करते हैं, पूरा मीनिंग कन्वे करते हैं। इनको किसी भी दूसरी चीज के लिए जरूरत नहीं पड़ती अपने पूरे मीनिंग को देने के लिए। तो जैसे हमने एक इंडिपेंडेंट क्लोज को हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, हम एक चीज के साथ जोड़ते हैं, किसके साथ, दूसरी बात, जब हम एक इंडिपेंडेंट क्लोज को दूसरी डिपेंडेंट क्लोज के साथ जोड़ते हैं, दूसरी डिपेंडेंट क्लोज के साथ जोड़ते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लोज को दूसरी डिपेंडेंट क्लोज के साथ जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प के साथ है, कंजंक्शन की हेल्प के साथ। किसके साथ है, कंजंक्शन। तो आपने पढ़ा होगा कंजंक्शन क्या करता है, दो स्टेटमेंट को या दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। तो हमारे सामने जो ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन कौन सा होगा, तो हम बोल सकते हैं ये वाला कंजंक्शन कौन सा होगा, सुबॉर्डिनेट, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन होगा। कौन सा होगा, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन। पूरे कंजंक्शन के टॉपिक के अंदर अगर जो इतने भी कंजंक्शन है उनमें से इन सातों को अपन निकाल देते हैं, जो हमारा कौन सा हो जाता है, फैन बॉय से हमने याद किया है। तो अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को निकाल दिया जाए तो बचने वाले जो कंजंक्शन है वो कौन से बच जाते हैं, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिक्स सेंटेंस होता है, तो कॉम्प्लेक्स या मिक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम एक इंडिपेंडेंट क्लोज को दूसरी डिपेंडेंट क्लोज के साथ विद ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, किसकी सहायता से, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन की सहायता से अगर जोड़ते हैं तो बनने वाला सेंटेंस का जो फॉर्मेट होगा वो कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब तक हमने बात कर ली है कि सबसे पहले क्लोज की डेफिनेशन के बारे में जानना है। क्लोज दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम मेन क्लोज, मेन क्लोज का दूसरा नाम प्रिंसिपल क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज का दूसरा नाम सुबॉर्डिनेट क्लोज। आगे बात हमने की है जो हमारे सामने सेंटेंस है, सेंटेंस आपके तीन फॉर्मेट पड़े होंगे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है सिंपल, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है बेटा, जब हम एक सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की सहायता से जब हम एक सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस के साथ जोड़ देते हैं तो बनने वाला जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होता है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। अगर हम तीसरे की बात करें, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, जो मिक्स सेंटेंस होता है, वो कैसे बनता है, जब हमारे सामने एक इंडिपेंडेंट क्लोज को दूसरी डिपेंडेंट क्लोज के साथ जोड़ना हो तो किसकी सहायता से जोड़ते हैं, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन की सहायता से पढ़ते हैं। तो इसलिए जब एक डिपेंडेंट दूसरी इंडिपेंडेंट को जोड़ना होगा विद द हेल्प सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन, तो जो बनने वाला सेंटेंस का फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या जिसको बोल सकते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। अब आइए आप एक एक करके डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। और अगर हमने ये सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगाया तो इसमें क्या दिक्कतें आएंगी, तो अगर हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को अगर एक्सचेंज कर दिया तो कैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी, क्या वो ग्रामेटिकल एरर होगा या कोई मिस्टेक होगी या इसके मीनिंग को पूरा नहीं बता पाएगी, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर बात करें क्लोज के और आगे, तो सबसे पहले आप ये जान लेते हैं जो डिपेंडेंट क्लोज होती है वो क्या होती है। जो डिपेंडेंट क्लोज होती है वो क्या होती है, तो सबसे पहले यही हम जानेंगे। तो आइए अब हम डेफिनेशन देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज की। तो इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, तो जैसे ही नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट क्लोज, तो इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब होता है इन और डिपेंडेंट, जो अपने आप में दूसरे के ऊपर क्या ना करे, डिपेंड ना करे। तो आइए इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे हम, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ए क्लोज दैट कैन स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस। तो हम ये बता सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, तो इंडिपेंडेंट क्लोज अपने आप में क्या कर सकती है, अकेली आ सकती है। कहां पे, किसी भी सेंटेंस के अंदर, कैन स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस। और ये क्या करती है, इट
दिस इज ए कंप्लीट थॉट। ये क्या कर सकती है? कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर सकती है। तो वही स्टेटमेंट अपने आप में क्या कहलाती है? इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाती है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंट क्लोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका स्ट्रक्चर जैसे हमने पढ़ा था, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें या इंडिपेंडेंट क्लोज के स्ट्रक्चर की बात करें, दोनों सेम है। तो कैसे? सबसे पहले हमारे सामने क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपके सामने क्या आएगा? वर्ब आएगी, और वर्ब के बाद आपका मॉडिफायर आएगा। क्या आएगा? मॉडिफायर। और मॉडिफायर हो या ऑब्जेक्ट हो या फिर कई बार कुछ भी नहीं होता, तब जाके पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मॉडिफायर ऑब्जेक्ट या कुछ भी ना हो तो वो क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल की। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे दे लर्न इंग्लिश ग्रामर। दे लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो आपको ध्यान से सुनना होगा कि दे लर्न इंग्लिश ग्रामर में अगर बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट की, तो जो दे है, दे है हमारा क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट पहचानना कैसे? वो पहचानना कैसे है वो हमने पहले क्लासेस में बात कर ली और आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी अपन बात करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट दे है, उसके बाद ये हमारी क्या आ गई? जो लर्न है ये हमारी क्या आ जाती है? मेन वर्ब। ये हमारी मेन वर्ब। और जो हमारा इंग्लिश है तो यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है, और जो ग्रामर क्या अपना, ये अपना क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये पूरे को हम क्या बोल देंगे? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही हमारे सामने बात की इंडिपेंडेंट क्लोज की, तो इंडिपेंडेंट क्लोज का जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बना है, दे लर्न इंग्लिश ग्रामर। ये फिर अगर और बात करते हैं, जैसे दूसरे एग्जांपल की, सी रीड्स ग्रामर एवरी नाइट। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर बात करते हैं शी की, तो शी अपने आप में यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है। रीड्स हमारी क्या आ जाएगी? मेन वर्ब। ये क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। इनको पहचानना जाता है, कैसे पहचाना जाएगा आगे बात करेंगे हम। तो हमारा जो ग्रामर है तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? ये ऑब्जेक्ट। और जो एवरी नाइट है, तो जो एवरी नाइट हमारे क्या इसके काम कर रही है? जेन एडवर्ब का। किसका काम कर रही है? जेन एडवर्ब का। तो जैसे हमने बात की है इंडिपेंडेंट क्लोज की, तो इंडिपेंडेंट क्या होता है? एक ऐसी क्लोज होती है जो क्या कर सकती है? कैन स्टैंड अलोन इन एज ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर अकेली आ सकती है और क्या एक्सप्रेस कर सकती है? अपने आप कंप्लीट विचार को, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस कर देगी। उसी को हमने क्या बोला? इंडिपेंडेंट क्लोज। और इंडिपेंडेंट क्लोज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं है। तो अगर आगे बात करते हैं इसके अदर नेम की, क्या बोलेंगे? अदर। जो हमारे सामने इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो अगर इसके अदर नेम की बात करते हैं, तो जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि अगर सबसे पहले बात करेंगे कि इसी जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? मेन क्लोज। क्या नाम दिया जाता है? मेन क्लोज। और मेन क्लोज को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? प्रिंसिपल क्लोज। और तीसरे की बात करते हैं तो इसी को हम नाम दे सकते हैं सिंपल सेंटेंस। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसके जो अदर नेम क्या क्या हो जाते हैं? मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज और सिंपल सेंटेंस। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर जब भी हमने कोई भी कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, किसी भी कंप्लीट सेंटेंस को या फिर अपने आप में कंप्लीट विचार किसी स्टेटमेंट को बताना है, एटलीस्ट उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज का होना जरूरी है। मस्ट बी कंटेंट एन इंडिपेंडेंट क्लोज की, मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एक इंडिपेंडेंट क्लोज का होना क्या है? जरूरी है। अगर इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं है तो सेंटेंस के अपने आप में पूरे जो थॉट है या फिर अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं बता पाती। जैसे हमने इंडिपेंडेंट क्लोज की बात की है, तो इंडिपेंडेंट क्लोज की अगर दूसरी बात करें कि जो हमारे क्लोज का दूसरा टाइप हमारे सामने कौन सा आ जाता है? डिपेंडेंट क्लोज। तो डिपेंडेंट क्लोज को हमने नाम से जान सकते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है वो डिपेंड करती है। किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? वो एक इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर डिपेंड करती है। क्या करने के लिए? टू मेक सेंस। अपने पूरी सेंस को देने के लिए वो डिपेंड करती है। तो हम सब हेडिंग डाल लीजिएगा डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज। अब हम क्या करेंगे? डिपेंडेंट क्लोज को पढ़ना शुरू करेंगे। तो डिपेंडेंट क्लोज के बारे में जानने तो आप क्या बोल देंगे? ए क्लोज that a clause that can not stand alone as a
कंप्लीट सेंटेंस ये क्या करती है, कैन नॉट स्टैंड अलोन, मतलब कि एक ऐसी क्लॉज जो अपने आप में क्या करे, एक अकेली नहीं आ सकती, वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो आप क्या बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन ए इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये क्या करती है, दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर क्या करती है, ये अपने आप में डिपेंड करती है। क्या करने के लिए, टू मेक सेंस बनाने के लिए। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या करेगी, अपने आप में डिपेंड करती है, किसके ऊपर, अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। क्या करने के लिए, टू मेक सेंस, अपने आप में पूरा अर्थ बताने के लिए क्या करेगी, ये डिपेंड करती है। तो उसी जो डिपेंड क्लॉज करे, तो उसी क्लॉज को क्या नाम दिया जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज। तो अगर इसके बाद की बात करते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज की अगर बात करते हैं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात ध्यान से सुनना, जब हम डिपेंडेंट क्लॉज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर शुरुआत होता है, सबसे पहले क्या आएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो क्या आएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तुरंत बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो ना हो या फिर मॉडिफायर हो ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने आप में जो डिपेंडेंट क्लॉज है, तो डिपेंडेंट क्लॉज का जो पूरा स्ट्रक्चर क्या बनता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर मॉडिफायर, यहां तक हमने पढ़ लिया। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, तो ध्यान से सुनना बेटा एक बात, ठीक है। अगर दूसरे इसकी बात करते हैं, देखो, अगर मैंने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को हटा लिया, तो जो पूरी स्टेटमेंट है ये अपने आप में पूरा मीनिंग दे भी सकती है, पूरा मीनिंग नहीं भी दे सकती। अगर पूरा मीनिंग दे दिया तो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज, अगर इसने पूरा मीनिंग नहीं दिया तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। दूसरी बात, अगर ये अपने आप में पूरा मीनिंग दे रही है तब हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोला, क्योंकि इस जो पूरी स्टेटमेंट है इसका पूरा अर्थ जो अपने आप में डिपेंड करवाने के लिए कौन आ गया, ये। और जो बिकॉज है, तो बिकॉज अपना क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो हम सबको जैसे ही पहले पढ़ा था, किसी भी दो चीज को जोड़ने का जो काम करता है वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है। उस वर्ड को क्या कहा जाता है, कंजंक्शन कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं कंजंक्शन, अगर दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ना हो तो अपने आप में अपना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, अगर एक डिपेंडेंट और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना हो तो जोड़ने वाला क्या बनता है, अपना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बनता है। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें, दूसरे एग्जांपल की बात कर सकते हैं, जैसे विच ही बोरोड द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो जैसे हमने स्टेटमेंट लिखी है कि विच ही बोरोड, अगर मैंने विच को हटा लिया तो अपने आप में ही बोरोड द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो अपने आप में पूरा मीनिंग है, तो अपने आप में क्या बन गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन इसी पूरी स्टेटमेंट के साथ, इसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जब भी मैंने किसको जोड़ दिया, इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को जोड़ दिया, जब भी मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को जैसे मैंने जोड़ा तो पूरी जो स्टेटमेंट है ये क्या बन जाती है, ये डिपेंडेंट क्लॉज बन जाती है। तो अगर आगे बात करते हैं इसके अदर नेम की, तो हम सबने देखा था, अगर इसकी बात करें अदर नेम की, कि जो अपने आप में डिपेंडेंट क्लॉज होती है, तो डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है, तो हम सबने पढ़ा था, इसका दूसरा नाम क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका दूसरा नाम क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, जो अपने आप में क्या कर सकती है, एक पूरे सेंटेंस के रूप में, कंप्लीट सेंटेंस के रूप में काम नहीं कर सकती, इसका मतलब वो अकेली नहीं आ सकती। दूसरी बात, ये डिपेंड करती है हमेशा किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। तीसरी बात, हमने स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो अपने आप में जो डिपेंडेंट क्लॉज है, तो डिपेंडेंट क्लॉज का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या बनता है,
subordinate conjunction, subordinate conjunction के साथ क्या लगा होता है subject, उसके बाद verb, उसके बाद object, उसके बाद modifier। तो उसके बाद जैसे हमने दो कंजंक्शन की बात की है, सॉरी दो एग्जांपल की बात करती है, तो जो अगर पूरी स्टेटमेंट के अंदर हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को छुपा लेते हैं तो जो बनने वाला सेंटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट क्लोज बन जाता, बन भी सकता नहीं भी बन सकता, लेकिन अगर बन गया तो उसको इंडिपेंडेंट क्लोज बोल दे। लेकिन जब उसने क्या किया, उसी इंडिपेंडेंट क्लोज को पूरा करने के, उसको डिपेंड करवाने के लिए वो कौन आ गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया। तो ध्यान रखना, हमेशा डिपेंडेंट क्लोज की शुरुआत किससे हुई मिलेगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हुई मिलेगी। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, और जो हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो हमने साथ पढ़े हैं, साथ कैसे कैसे हमने पढ़े हैं, फॉर पढ़ा है, एंड पढ़ा है, नोर पढ़ा है, बट पढ़ा है, और पढ़ा है, ठीक है, येट पढ़ा है, सो पढ़ा है। तो जो ये सात हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस को बनाने का काम करते हैं। तो आइए अब आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम ये जानेंगे कि आप लोगों ने ये क्या आप इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मेन क्लोज है, कौन सा मेन क्लोज है और कौन सा अपने आप में डिपेंडेंट क्लोज या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो आइए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, जिस एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आइडेंटिफाई करना है कि डिपेंडेंट क्लोज कौन सी और इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सी है। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, देखो अगर एग्जांपल की बात करते हैं, बिकॉज द वेदर वॉज टेरिबल, ठीक है। जैसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं हमने, बिकॉज द वेदर वॉज टेरिबल। अगर और की बात करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे द साइंटिस्ट प्रेजेंटिंग हिज फाइंडिंग, ठीक है। तो जैसे हमने बात कर ली है, द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड हिज फाइंडिंग्स, जो उसने जो भी काम किया, जो फाइंड किया है, उसको क्या किया, उसने प्रेजेंट किया। तो और की बात करते हैं, जैसे इफ दे अराइव बिफोर नून। तो आपके सामने तीन एग्जांपल है। अगर फोर्थ एग्जांपल की बात करते हैं तो इनमें से आपको क्या निकालना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सी डिपेंडेंट क्लोज और कौन सी इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप क्या बता सकते हैं, जैसे हम क्या बता दें, ही रैन एज इफ, कि वह ऐसे दौड़ा, एज इफ कैसे यहाँ पे बोल सकते हैं, एज इफ। आगे हम क्या बता सकते हैं, हिज लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, की वजह से दौड़ा कि उसकी जिंदगी कैसी उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा तो उसकी बात करते तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट आई हैड। तो जैसे हमने पढ़ा है दैट आई हैड बीन होपिंग, क्या, दैट आई हैड बीन होपिंग टू सी। तो अब आपके सामने जो 5 एग्जांपल आए, तो 5 एग्जांपल्स में आपको क्या करना है, पांचों एग्जांपल्स में आपने ये बताना है कौन सी डिपेंडेंट क्लोज और कौन सी इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो आगे हम जैसे इसके बारे में बातचीत कर लेंगे तब आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारे सामने जो डिपेंडेंट क्लोज, तो डिपेंडेंट क्लोज के जो 3 पार्ट होते हैं जिसको हमने नाउन क्लोज के रूप में पढ़ना है, उसको हमने एडजेक्टिव क्लोज का दूसरा नाम रिलेटिव क्लोज भी दिया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टाइप की क्लोज होती है वो क्या कहलाती है, एडवर्बियल क्लोज कहलाती है। तो जैसे हमने इनकी बात की है, ठीक है, तो बात ये आती है कि इनमें से आपको क्या निकालना है। सबसे पहले अगर आपको इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जैसे आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है, कि मतलब जो आपको स्टेटमेंट देगी इनके अंदर क्या करना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको क्लोज पहचाननी है। तो आज के लिए आप इतना ही करते हैं, जो नेक्स्ट क्लासेस होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, जो डिपेंडेंट क्लोज को कैसे पहचाना जाएगा, उसके जो टाइप है, नाउन क्लोज है, एडवर्बियल क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, वो हम करेंगे। आज के लिए थैंक्स।